नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा में वक्फ बिल पर मचे घमासान की। जानेंगे आखिर क्या है वक्फ बिल और क्यों हो रहा है उस पर विरोध। मणिपुर में मोदी सरकार की योजनाओं के दावों की किसने खोली पोल। देखेंगे हरियाणा बीजेपी में सामने आई आंतरिक कलह को। चीन मामले में फिर फंसे मोदी को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कर दी कच्चातीवू द्वीप की बहाली की मांग। पीएम मोदी से कहा श्रीलंका सरकार से करे बातचीत। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने का लगाया आरोप। कहा जब बीजेपी सरकार जाएगी तब तक पूरा देश बर्बाद हो चुका होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी सलाह। बीड में असामाजिक तत्वों से दूर रहे एनसीपी कार्यकर्ता, अपनी छवि रखे साफ। शेयर बाजार में तेजी। 592 अंकों की तेजी के साथ 76,617 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 166 अंकों की तेजी के साथ 23,332 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपना विरोध भी जताया। तो आखिर क्या है इस बिल पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने उठाए कौन से सवाल जिनका सरकार के पास नहीं है जवाब। सहयोगियों ने भी दे दिया झटका। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल का देश भर में विरोध हो रहा है। इसके बीच 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने खुलकर अपना विरोध जताया। हालांकि विपक्ष के विरोध के बीच बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। रिजिजू ने कहा अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। वहीं विपक्ष ने बिल का खुलकर विरोध किया। इसके अलावा सभी की निगाहें जेडीयू और टीडीपी पर टिकी हुई थी। चर्चा के बीच दोनों पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। जेडीयू ने जहां खुलकर बिल का समर्थन किया तो वहीं टीडीपी ने मोदी सरकार को झटका दे दिया। टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेन्नाटी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए खड़ी है। केंद्र सरकार से अपील है कि वो राज्य सरकारों को अधिकारों में लचीलापन दे। हमारा मानना है कि इसमें सुधार होना चाहिए। हम सबसे पहले दल थे जिसने जेपीसी की मांग की थी। हालांकि टीडीपी ने बिल का समर्थन कर दिया लेकिन अपनी शर्तें भी रख दी, जिससे सरकार पर दबाव भी बन गया है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बिल में संशोधन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बिल ताकतवर बने। इनके संशोधनों से समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इसे मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बताया। अखिलेश ने कहा कि वक्फ बिल में ना तो नीति सही है और ना नियत। भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी है, सरकार वक्फ बिल लाने की जिद क्यों कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और डीएमके सांसद ए राजा ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बिल की निंदा करते हुए कहा हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। विपक्ष समेत पूरा मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये वक्फ बिल है क्या। आखिर इसे लेकर इतना विरोध क्यों देखने को मिल रहा है। क्या सरकार के संशोधन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के ये दावे सच है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ये केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है। इसे 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और कुप्रबंधन रोकना है। वक्फ का मतलब है मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्ति, जिसे वक्फ बोर्ड संभालता है। ये बोर्ड देश में रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। इसको लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब बिल में कुछ बड़े बदलाव सुझाए गए। पहला, इसमें कहा गया कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। तीसरा, संपत्ति विवादों में अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, पहले ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। चौथा, वक्फ संपत्तियों का सर्वे अब कलेक्टर करेंगे। सरकार का कहना है कि ये बदलाव भ्रष्टाचार रोकने के साथ साथ महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को फायदा देने के लिए है।
लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये बिल धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के खिलाफ है। वो कहते हैं कि इससे वक्फ की स्वायत्तता छिन जाएगी और मस्जिदों, मदरसों जैसी संपत्तियां खतरे में पड़ेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। साथ ही देशव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया गया है। वहीं कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आप जैसे तमाम विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बता रहे हैं। इस तरह धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक आधार पर यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। संसद में वक्फ बिल पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई। इस बीच विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मोदी सरकार के ही मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में लागू केंद्र की योजनाओं में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिसे लेकर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर को लेकर पहले से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। जिस पीएम किसान योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है और खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, उसी योजना को लेकर मणिपुर में बड़ी अनियमितताएं सामने आई है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के ही मंत्री ने किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, मणिपुर सरकार से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ऑडिट रिपोर्ट में मणिपुर में पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोग्य किसानों को हस्तांतरित की गई किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान से हड़कंप मच गया है। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, यानी मणिपुर की कमान सीधे मोदी सरकार के ही हाथ में है। लेकिन इससे पहले भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, यानी कि जो अनियमितताएं हुई हैं उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या वो सख्त एक्शन लेगी। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जो फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य खेती योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन मणिपुर में फिलहाल ये योजना ही चिंता का विषय बनी हुई है। मणिपुर के अस्थिर हालात, कुकी मैतेई समुदायों के बीच नहीं थमता टकराव भी केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। इसे लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। मोदी के मंत्री ने ही सरकार के दावों की पोल खोल दी है, तो हरियाणा में भी बीजेपी की अंतरकला खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा में जीत के बाद भी बीजेपी में गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही के संगठन चुनाव में पहली बार 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए, सर्वप्रिय त्यागी और अजीत यादव। दोनों के पदभार ग्रहण समारोहों में कुछ दिग्गजों की मौजूदगी और कुछ की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी अब बाहर निकलकर सामने आने लगी है। हाल ही में गुरुग्राम में बीजेपी के संगठन चुनाव हुए। जिले में पहली बार बीजेपी के 2 अध्यक्ष बनाए गए, बीजेपी जिला अध्यक्ष और गुरुग्राम महानगर पटौदी का ग्रामीण एरिया का अध्यक्ष। इसके लिए दोनों अध्यक्षों के लिए पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में आयोजित हुए। ये दोनों कार्यक्रम ही बीजेपी में गुटबाजी की तस्वीर पेश कर गए। 30 मार्च को गुरुग्राम महानगर पटौदी एरिया के जिला अध्यक्ष अजीत यादव के पदभार ग्रहण में जिले भर से कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में बादशाहपुर से विधायक, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह नहीं दिखाई दिए। इसको लेकर काफी चर्चा यहाँ पर हुई, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी इस कार्यक्रम में नहीं थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी नहीं थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर नजर नहीं आए। विधायकों की बात की जाए तो सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और पटौदी विधायक बिमल चौधरी यहाँ पर थे, जबकि चीफ गेस्ट में पूर्व सांसद और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव यहाँ पर मौजूद रही। यहाँ खुलकर गुटबाजी देखने को मिली। इससे पहले 23 मार्च को गुड़गांव जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा मौजूद रहे। हालांकि यहाँ पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत नहीं थे। इतना ही नहीं, इससे पहले जिला अध्यक्ष कमल यादव पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान उनका प्रचार करने के बजाय पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम किया। वो भी बादशाहपुर सीट से टिकट के दावेदार थे। उनको राव इंद्रजीत गुट का माना जाता है, जबकि मौजूदा जिला अध्यक्ष पर कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत का आशीर्वाद बताया जा रहा है। बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि गुटबाजी के ही चलते दोनों कार्यक्रमों में दिग्गजों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी नजर आई, यानी पार्टी की भीतरी टूट अब बाहरी तौर पर उजागर होने लगी है। साफ है, हरियाणा बीजेपी में खींचतान मची हुई है। वहीं भारत चीन के रिश्तों में खींचतान में मोदी फिर फंस रहे हैं। चीन के सामने झुकने के आरोप मोदी पर कई बार लग चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी से सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले में मोदी की तगड़ी खिंचाई की है, लेकिन फिर भी मोदी का रवैया बदल नहीं रहा है।
अभी भारत चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर दोनों देशों के अधिकारियों ने मिलकर केक काटा, जिस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। चीन और भारत के संबंधों को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मंगलवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के राजदूत जू फेईहोंग के साथ मिलकर केक काटा। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बधाई संदेश दिया और ली कियांग ने भी ऐसा ही किया। इन सारी कूटनीतिक औपचारिकताओं में चीन की घुसपैठ की समस्या का क्या हल निकला है, इस बारे में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुछ सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या पीएलए द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर किया गया कब्जा खाली किया जा चुका है? क्या पेट्रोलिंग पॉइंट्स, पेट्रोलिंग मानकों, बफर जोन आदि में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति कायम की गई? क्या एलएसी पर चीन द्वारा की गई बसाहट और निर्माण कार्य हटाए जा चुके हैं? क्या सरकार को इस पर संतुष्टि है या फिर भारत ने इस कब्जे को न्यू नॉर्मल के तौर पर स्वीकार कर लिया है? क्या चीन केक खा भी रहा है और रख भी रहा है? पवन खेड़ा ने एक ट्वीट में ये सारे सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब बीजेपी शायद नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर जवाब दिया जाता है तो फिर मोदी का फंसना तय है। चीन को लेकर मोदी सरकार आरोपों से घिर गई है, तो मोदी की मुश्किलें ट्रंप भी बढ़ा रहे हैं। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों पर टैरिफ लागू करने जा रहा है। ट्रंप के फैसले से दूसरे देशों में गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। भारत के व्यापार पर भी इसका व्यापक असर पड़ना तय माना जा रहा है। तो ट्रंप के टैरिफ से क्यों टेंशन में है दुनिया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पदभार संभाला है, तब से ही वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, जिन्हें लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। पहले ही वो चीन, कनाडा, मेक्सिको पर टैरिफ लगा चुके हैं और अब 2 अप्रैल से अमेरिका का जवाबी टैरिफ भी लागू हो रहा है। ये टैरिफ भारत समेत उन देशों पर लागू हो रहा है जो अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप अमेरिकी समय अनुसार शाम के 4 बजे यानी भारत में देर रात 1:30 बजे व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में कैबिनेट मेंबर्स के साथ टैरिफ उपायों को लागू करेंगे। उन्होंने इसे लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस कहा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर कोई विदेशी नेता या उद्योगपति छूट चाहते हैं तो वो उनसे बात करने को तैयार है। लेकिन अगर ट्रंप का ये टैरिफ लागू हो जाता है तो इससे व्यापार जगत में काफी नुकसान हो सकता है। भारत की ही बात करें तो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बड़े पैमाने पर है और भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल रहा है। इन हालात में ट्रंप का ये टैरिफ भारतीय व्यापार के लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती भी की है। 2025 में भारत का एवरेज टैरिफ रेट घटकर 10.65% हो चुका है। इसके बावजूद ट्रंप भारत पर लगातार अमेरिका का फायदा उठाने के आरोप लगा रहे हैं और अब टैरिफ भी लागू करने जा रहे हैं। उनके इस फैसले से कई देशों में गुस्सा देखा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और कनाडा समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने पहले ही ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर टैरिफ लगाया जाएगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। यूरोपियन यूनियन ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए सभी ऑप्शन मेज पर हैं, जिसके बाद दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मोदी राज में जेब पर बढ़ते बोझ से जनता चिंता में है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल चार्जेस की बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव वार्षिक समीक्षा का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे इन्फ्लेशन के आधार पर तय किया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने देश के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर टोल के दाम 4 से 5% तक बढ़ा दिए हैं। ये फैसला हर साल की समीक्षा का हिस्सा है, जो चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के आधार पर लिया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि इससे मिलने वाले अतिरिक्त पैसों से सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी और बाकी के पैसे नई परियोजनाओं पे खर्च होंगे। नए दाम तुरंत लागू हो गए हैं। दामों में बदलाव इस प्रकार है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सराय खाले खां से मेरठ तक कार में 165 रुपए से 170 रुपए, गाजियाबाद से मेरठ कार में 70 से 75 रुपए, हल्के वाहन बस 275 रुपए, वहीं ट्रक 580 रुपए। वहीं NH9 यानी छिजारसी टोल की बात करें तो कार 170 से 175 रुपए, हल्के वाहन 280 रुपए, बस या ट्रक 590 रुपए। लखनऊ के हाईवेज की बात करें तो हल्के वाहन का 5 से 10 रुपए ज्यादा लगेगा, तो वहीं भारी वाहन का 20 से 25 रुपए ज्यादा लगेगा। वहीं मासिक पास की बात करें तो कार का 930 से 950 रुपए, तो वहीं कैब का 1225 से 1255 रुपए। हल्के वाहन या मिनी बस एक तरफा की बात करें तो 120 से 125 रुपए। वहीं बात दिल्ली जयपुर हाईवे खेड़की दौला की करें तो कार के शुल्क में कोई बदलाव नहीं,
वहीं भारी वाहन के शुल्क में 5 रुपए ज्यादा लगेंगे। कार के मासिक पास में 930 से 950 रुपए, वहीं कैब और जीप के मासिक पास के लिए 1225 से 1255 रुपए। इस कदम को बेहतर सड़कों के लिए जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन ये कदम आम लोगों की जेब पर भी असर डालेंगे। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ईद का मतलब होता है खुशी, और खुशी के दूसरे दिन ही मुसलमानों को मोदी सरकार ने सौगाते मोदी की जगह पर सदमा मोदी यानी कि वक्फ विधेयक ला करके पेश कर दिया है। पहले कश्मीर का 370, 3 तलाक जैसे कई सारे निशाने मुस्लिम कौम के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट लगा चुकी है। उसके बाद में अब एक ये नया मुस्लिम वक्फ विधेयक लाकर लाई है। ये ज़्यादा ही गहरा होगा, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियां जिनमें रहने वाले लोग और बड़ी तादाद में दुकानें जिनके अंदर दुकान चलाने वाले छोटे मोटे ये व्यापारी लोग, ये सारे प्रभावित होंगे। और तो और इसका CEO भी मुस्लिम नहीं होगा। अब देखना ये है कि ये निशाना कहाँ तक लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।